अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या मियां नवाज शरीफ की इलेक्शन लड़ने के लिए कानूनी रुकावटें दूर होंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अल अजीजिया रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने अल अजीजिया केस में मियां नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला किया है। इस रेफरेंस में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने की। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंस दायर किए जिनमें एक जैसा इल्जाम था। फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। एक ही इल्जाम पर अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए। 8 फरवरी 2017 के फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा था कि एक साथ तीनों रेफरेंस निपटाए जाएंगे। एहतसाब अदालत ने ट्रायल अलग अलग किया लेकिन फैसला एक साथ सुनाने का कहा था। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को मजीद बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का एक साथ ही फैसला सुनाने का हुक्म बरकरार रखा था और अपने फैसले में कहा था कि एक साथ तीनों केसेस के फैसले से आसमान नहीं गिर जाएगा। मजीद उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि जीआईटी के मुताबिक सऊदीया की अथॉरिटीज को एमएलए भेजा जिसका जवाब नहीं आया। पिछले 7 साल में यही मौकफ रहा कि मेरे वालिद ने अल अजीजिया स्टील मिल्स बनाई थी। नवाज शरीफ का भी कभी भी किसी तौर पर इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। अल अजीजिया स्टील मिल्स 2001 और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई। मियां नवाज शरीफ इस अरसे में पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को आगाह किया कि जज वीडियो स्कैंडल से मुतालिक अपनी दरखास्त की पैरवी नहीं करेंगे। जज अरशद मलिक इंतकाल कर चुके हैं, इसलिए वीडियो से मुतालिक दरखास्त की पैरवी नहीं की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स किए कि अगर जज का कॉन्डक्ट केस के फैसले के वक्त ठीक नहीं था तो फिर इसके असरात होंगे। हमें बताएं कि उनको बतौर जज क्यों बरतरफ किया गया, चार्ज क्या था। आप इस दरखास्त की पैरवी करेंगे तो हम इसको देखेंगे। अरशद मलिक अब नहीं है लेकिन बाकी लोग अभी मौजूद हैं। अदालत ने वकील से यह भी पूछा कि आपका फैसला है कि आप इस दरखास्त की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। वकील ने जवाब दिया कि मुझे हिदायत दी गई है कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल से मुतालिक दरखास्त की पैरवी नहीं करना। मैं जज अरशद मलिक के हवाले से दुआगो हूं, वो अब इस दुनिया में नहीं। जस्टिस औरंगजेब ने कहा कि अब ये आपका इख्तियार है कि आप जज अरशद मलिक का मामला उठाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि दरखास्त तो मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ये कि हम खुद शवाहिद मंगवाकर मेरिट पर फैसला कर दें, दूसरा ये कि रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। अगर आप कहते हैं तो मेरिट पर फैसला कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। चीफ जस्टिस ने वकील आजम नजीर तारड़ से मुकालमा किया और कहा कि आपने हमें अपना फैसला बताना है। आजम नजीर तारड़ ने अदालत में कहा कि हमारी सदा यही है कि अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला करे। इससे पहले भी 2 अपीलों पर फैसला इसी अदालत में हो चुका है। दौरान समाअत नैब ने अदालत से अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त की कि अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशनगी रह जाएगी। वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अरशद मलिक जिंदा होते तो उन्हें तलब करने की सलाह करते। मालूम है कि ट्रायल कोर्ट से कोई भी फैसला आ सकता है। अमजद परवेज ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत रिमांड बैक करने की सूरत में यह डायरेक्शन दे दे कि फैसला जल्द किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की नैब की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया और रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला कर लिया है। अदालत ने रिमार्क किए कि हम इस रेफरेंस को मेरिट पर सुनेंगे और अदालत ने जज वीडियो स्कैंडल केस से मुतालिक नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त की पैरवी ना करने की इस्तदा भी मंजूर कर ली। अदालत ने अब इस केस की जो समाअत है वो 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इस फैसले के क्या असरात होंगे, मुस्लिम लीग नून इन केसेस को किस तरह से देखती है और क्या नवाज शरीफ की कानूनी रुकावटें दूर होंगी या नहीं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, क्या लगता है आपको, क्या ये अल अजीजिया समेत जो दीगर मुश्किलात हैं मियां नवाज शरीफ की कानूनी रुकावटें हैं वजीर आजम बनने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या ये दूर हो जाएंगी? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी कि जो नाइंसाफी और नाहक फैसले नवाज शरीफ के खिलाफ हुए थे अब उनका अदाला हो रहा है। आज मैं कमरा अदालत में मौजूद था और मैंने खुद सारी कार्रवाई सुनी है, तो लिहाजा बड़ा वाज़ेह है कि अल अजीजिया केस में
मियां नवाज शरीफ का तो किसी तरह भी उनकी मलकियत साबित नैब उस वक्त भी नहीं कर पाया था, लेकिन जो जिस तनाव और दबाव के तहत तो उन मरहूम जज साहब से फैसला लिया गया, तो आज पहले तो इस पर बहस हुई कि क्या ये फैसला जो है ये मेरिट पर सुना जाएगा या यानी जो फैसले में लिखा हुआ है या जो जज साहब की मिसकॉन्डक्ट। लेकिन हम अल्लाह ताला के हजूर पुरुमीद हैं कि हम हक पर हैं और उस वक्त भी ज्यादती हुई थी, लिहाजा वो यही हमारे वकला ने कहा कि हम केस मेरिट पर फाइट करेंगे। और मुझे पूरी तवक्को है कि इंशाअल्लाह जो अगली पेशी होगी 12 तारीख को, उसमें मियां नवाज शरीफ सुरखरू होंगे और हम पूरी तरह पुरुमीद और ये तवक्को रखते हैं कि ना सिर्फ वो ये जो रुकावट है इसको अबूर करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे और इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे और पाकिस्तान के अवाम और अल्लाह की मदद से अगले वजीर आजम भी होंगे। ठीक है, लेकिन आज जज अरशद मलिक के हवाले से तो वो आपने दरखास्त वापस ले ली और कहा कि उसकी पैरवी नहीं करेंगे। रिमांड करने के हवाले से भी जो नैब की दरखास्त है उसकी भी मुखालफत की गई। क्यों मुस्लिम लीग नून चाहती है कि यहां पर ही जो है वो इस केस का फैसला हो, सुना जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बजाय इसके कि दोबारा एहतसाब अदालत जाए मामला? बड़ा वाज़ेह है कि चूंकि कोई बल्कि बार बार आज की जो तवील बहस थी उसमें पढ़कर सुनाया गया कि खुद जो JIT थी वहां भी लिखा गया कि कोई सबूत और शवाहिद नहीं है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। उस वक्त जो फैसला हुआ उसमें भी कोई बराह रास्त सबूत पेश नहीं किया गया और फोटो कॉपियों की बुनियाद पर और मफरूजों की बुनियाद पर ऐसे कागजात जिनकी कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं था उसकी बुनियाद पर यह गलत फैसला दिया गया। तो इसीलिए ये हमने आज अदालत से दरखास्त ये की कि हम मेरिट्स पर ये केस लड़ना चाहते हैं ताकि एक तो बड़ा वाज़ेह हो जाए कि ये केस शुरू से ही गलत था, ये फैसला भी गलत था और अब इंशाल्लाह हक का फैसला हो। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, नून लीग ने हल्का बंदियों पर भी एतराजात उठाए हैं और किरदार के हवाले से जिस तरह से अमल किया गया उस पर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दीगर जमातों का तो ये कहना है कि आपकी मुआवनत हो रही है, आपकी जो है वो सहूलतकारी जो है वो हो रही है, तो नून लीग को इस पर एतराजात क्यों हैं और क्यों नून लीग समझती है कि ये हल्का बंदियों का अमल ठीक नहीं हुआ, जानिबदाराना है? जी, इलेक्शन कमीशन ने जो नई हल्का बंदियां की हैं उसमें जो बड़ा एतराज है वो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर है कि अगर एक जिले में 6 नशिस्तें थी 2018 में और अब भी 6 नशिस्तें हैं तो फिर उनकी हदें तब्दील करने का क्या जवाज है। कुछ थोड़ी सी तब्दीली होनी है अगर जो आबादी का तनासुब कायम रखने के लिए, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हल्के जो हैं उनकी हियत ही बदल दी गई है जिसमें जो है बहुत सारे हमारे दोस्त जानने वाले मौजूद हैं और सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे मुल्क में। तो लिहाजा जो हल्का बंदियां हैं उसके मामले में सबको इतराजात हैं, लेकिन जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, अगर इलेक्शन कमीशन सब पर एक ही असूल लागू करेगा तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी। अच्छा, राइट। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक और मामला जो केसेस इस वक्त चल रहे हैं, खासतौर पर साइफर केस, उसके हवाले से बहुत बात हो रही है। चेयरमैन PTI ने तो उस केस के अंदर साबिक आर्मी चीफ को भी बुलाने का कह दिया है। आप वजीर दिफा रह चुके हैं, आप समझते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को इस पे आना चाहिए, पेश होना चाहिए और बताना चाहिए, या बुलाया जा सकता है उन्हें? चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब की सोच अभी भी आमराना है और वो समझते हैं कि वो धक्के के जरिए या जत्थों के जरिए और ताकत के जरिए सब काम कर सकते हैं। उनको पहले सबूत और शवाहिद देने हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर जो वो इल्जाम लगा रहे हैं वो उसकी एविडेंस क्या है, और अगर वो एविडेंस इस किस्म की है कि फिर अदालत समझेगी कि उन्हें तलब करना है। सिर्फ इमरान खान के धक्के से तो जनरल बाजवा नहीं आएंगे, तो जहां भी हमने बात, जब चूंकि मामला अदालत में है तो सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर होना है। और अगर साबिक आर्मी चीफ खुद रजाकार तौर पर आना चाहते हैं तो ये कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सोच लेना चाहिए कि दुआ सोच समझ कर मांगे, कबूल ही ना हो।
ठीक है, राइट। बहुत खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ के हवाले से अल अजीज़िया रेफरेंस की समाअत और मुस्लिम लीग नून के दीगर मामला पर। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, वापस आते हैं तो कुछ बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला की होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाहौर हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन पीटीआई की 5 साल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी, जिसकी समाअत अब जुमे को होगी। दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त 2023 को बानी पीटीआई को 5 साल के लिए बतौर रुकन असम्बली नाअहल किया। दरखास्त गुजार इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है। अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 बरस की नाअहली को कलअदम करार दे और दरखास्त के हतमी फैसले तक जो नाअहली का नोटिफिकेशन है उसको भी मुअत्तल किया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने भी एक जगह पर कहा है कि बानी पीटीआई और उनकी पार्टी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर अभी तक कोई कदगन नहीं है, ताहम मुकदमात अभी ज़ेर समाअत है। अगर कोई गैर मामूली चीज आ जाती है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। दरखास्त में कहा गया है कि गुज़िश्ता बरस 10 जून को कानून और आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का गैर कानूनी हुक्म पास किया। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमने आइन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं। हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिले। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो के फॉरेंसिक का भी हुक्म दे दिया है। इन केसेस का क्या मुस्तकबिल है, तहरीक इंसाफ के जो कानूनी चैलेंजेस हैं पार्टी इससे किस तरह से निकलेगी, इंतखाबात के लिए जो है वो किस तरह से तैयारी हो रही है। अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे साथ वो इस वक्त मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये वाकई आपको लगता है कि अभी भी तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, और अगर लिया जाता है तो क्या फर्क पड़ सकता है पार्टी पर इससे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। एक सेंटेंस फलस्तीन पे कह के आपकी सवाल की तरफ आता हूँ कि फलस्तीन में जुल्म एक बार फिर बहुत तेज किया गया है। खासकर जो स्कूल की पिक्चर्स हैं हॉस्पिटल्स की, जहाँ बच्चे बेयार और मददगार खून में लथपथ पड़े हैं और कुछ बच्चे उनकी तरफ परेशानी की हालत में देखते हैं, तो तमाम उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, बाकी उम्मत मुस्लिमा की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन आपका मेरा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। दुनिया के किसी मुल्क को ये एजाज हासिल नहीं है और हमसे जरूर इस बात की पूछ अल्लाह करेगा कि हमने बहैसियत कौम और बहैसियत हुकूमत, बहैसियत रियासत उनके लिए क्या किया। जरूर हमें इस सवाल के जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान वो दिन हम देखें कि पाकिस्तान को अल्लाह इतनी ताकत और तवानाई बख्शे कि हम इस तरह के जुल्म को बजोर बाजू बजोर शमशीर अपनी ताकत से हम रोक सकें। और ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, आपकी जबान में भी ताकत होती है जब आप ताकतवर होते हैं। अल्लाह करे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, उसूली तौर पे तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। और एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन का ऐलान हो गया, कोई जरूरत नहीं थी, गैर जरूरी तौर पे हमें इलेक्शन की तरफ धकेला गया। हमने वो प्रोसेस भी मुकम्मल किया, हमने एक केयर टेकर चेयरमैन भी ले आए बैरिस्टर गौहर साहब की सूरत में। उसके बावजूद दोबारा अब उसको पिटिशन को भी लिया गया है, तो हमने वो पहले वाले फैसले को जो है हमने उसको चैलेंज किया है लाहौर में। और दूसरा जो मामला है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर मैं छोड़े जाता हूँ कि क्यों ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ एक इम्तिहान में होती है, जब चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान के हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इम्तिहान में, जेल में, खवातीन जेलों में, मेरे जैसे लोग दहशतगर्दी के केसेस का सामना करने के बाद निकले, जब हमारे लोग मौत और जिंदगी की कश्मकश में हैं, एक मौसूफ नहीं बोलते। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की जमात से उसका एक निशान लेने की बात आई या जमात को बैन करने की बात आई, तो फिर वो मौसूफ निकल आते हैं। क्या वजह है? हर बार आप एक ही जो है पुरानी शराब को नई बोतल में बंद करते हैं। कोई और बंदा नहीं है आप लोगों के पास? अच्छा,
अच्छा, लेकिन उनका तो ये कहना है, अगर आपका इशारा जारी बात है अकबर एस बाबर साहब की तरफ है, तो वो कह रहे हैं कि प्रोसेस फॉलो नहीं किया तहरीक इंसाफ ने, जिस तरह इलेक्शन कराने चाहिए थे, जो कानूनी तकाजे हैं, आप खुद लॉयर हैं, उन्होंने कहा वो पूरे नहीं हुए और इसी वजह से वो इन इंतखाबात को चैलेंज कर रहे हैं। बसद एहतराम पहले वो तहरीक इंसाफ के दोबारा मेंबर बने। एक नस्ल जवान हो गई है जिसने उनको नहीं देखा। जब इमरान खान पे गोलियों की बौछार हुई उन्होंने नहीं देखा। जब धरने के दौरान 2014 में हमारे कारकुनों पे शेल और रबर बुलेट्स की बौछार हुई, उन्होंने उनको नहीं देखा। जब पनामा में लॉकडाउन हुआ उन्होंने उनको नहीं देखा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पाबंद सलासिल किया गया उन्होंने उनको नहीं देखा। उनका तहरीक इंसाफ में रोल क्या है? क्या सिर्फ ये रोल है कि एक मखसूस वक्त में उनको लॉन्च किया जाता है? देखिए, तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह हर तरह की मुश्किलात से निबर्द आजमा है। इस मुकाबले से भी इंशाल्लाह सुखरू होंगे अल्लाह के करम से और अवाम की ताकत से। एक बार फिर इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ है जो आपके केसेस हैं उनके मुतालिक के जिन लोगों पर केसेस है वो केसेस का सामना करें, जिन लोगों पर मुकदमात नहीं है वो आज़ाद हैं, इंतखाबात में हिस्सा लें जिस तरह से लेना चाहते हैं। तो क्या ये लकीर खींची जा सकती है पीटीआई में कि क्या कौन सी पीटीआई के लोग हैं जो 9 मई के हवाले से जहां पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं और वो इस सारे पॉलिटिकल प्रोसेस का उस तरह से ऐसा ना बने जिस तरह से वो लोग बन सकते हैं जिन पर कोई केस नहीं है? इस बात से कोई पीछे नहीं हटेगा, ये बात बिल्कुल सही है। मैं तो इस बात के साथ खड़ा हूं कि अगर किसी ने 9 मई में गलत किरदार अदा किया है, कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन पे गलत नीयत से गया है, कुछ तो जज्बाती नौजवान है, मैं उनकी नहीं बात करता, लेकिन अगर कोई शख्स किसी गलत अमल में मुब्तला है उसको कानून के मुताबिक जरूर सजा दें। लेकिन 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात, क्या आप समझते हैं कि चंद अफराद की वजह से उन पर पाबंदी लगनी चाहिए? और किसी और की मैं बात क्यों करूं, मैं अपनी बात क्यों ना करूं? मैं तो 9 मई में नहीं था किसी ऐसी अमल में। मुझ पे क्यों दहशतगर्दी और मुझ पे क्यों मुल्क से गद्दारी के जो है दफे लगे और वो अदालत से मैं बरी होकर निकला? मेरा कफारा कौन अदा करेगा? है इस मुल्क में कोई शख्स जो अली मोहम्मद को जवाब दे सके कि जिसका दादा मुल्क बनाने वाला आदमी था जिनाह के साथ, कादियान के साथ, उसके पोते पे आज गद्दारी के फितवे लगे, उसके पर्चे कटे और अदालत से उसको जो है मुल्क से वफादारी का सर्टिफिकेट लेके निकलना पड़ा? आप कब तक इस मुल्क में वफादारों पे जो है गद्दारी के वो दाग लगाएंगे? हाँ, जिसने गलत किया उसको सजा जरूर मिले। मैं किसी गुनहगार का केस लड़ने इधर नहीं बैठा, मैं उन करोड़ों पाकिस्तानियों का और अपने लीडर इमरान खान का केस लड़ने बैठा हूं जिसने पाकिस्तानी नौजवानों को रहमान अज़हर साहब मुल्क से मोहब्बत का दर्ज दिया है, इदारे के साथ खड़े होने का दर्ज दिया है। आज देखें, एक शख्स कहता है मैं मुहब्बे वतन हूं, सीनों पे पाकिस्तान के झंडे हैं, आप उसको दीवार से लगा रहे हैं, आप कह रहे नहीं आप गद्दार। ये कहां की इंसानियत है? ये कहां की इखलाकियात है? राइट। अच्छा, मगर अभी बाकी जो जमातें हैं हम देख रहे हैं कि उन्होंने जलसे भी शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून अपने टिकट्स जो है वो बांट रही है, कुछ तो पब्लिक एक्टिविटी है। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हम उस वक्त शुरू करेंगे जब मियां नवाज शरीफ के मामलात क्लियर हो जाते हैं, वो खुद आकर जो है जलसे शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी जलसे भी कर रही है। तो पीटीआई के अंदर कोई एक्सरसाइज हो रही है इंतखाबात के हवाले से? क्या कोई उम्मीदवारों की आपके पास दरखास्तें आ रही हैं? उम्मीदवार फाइनल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ये इस हवाले से क्या जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है? 25 करोड़ हमारी उम्मीदवार है यार, एक सीट पे 10-10, 20-20 बंदे चाह रहे हैं हमें टिकट मिले। देखें, आपने मियां साहब की बात की ना, मैं समझता हूँ मियां साहब, ये तो देखें नून लीग कह रही है, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारे पास हर हल्के के अंदर 8 से 10 उम्मीदवार हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास हर हल्के के अंदर 25 उम्मीदवार हैं। चेक करें रहमान, आप चेक करें। राना साहब थोड़े से बुजुर्गी की तरफ माइल हैं, तो क्या वो उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं या वो वोटर्स की बात कर रहे हैं? प्लीज चेक करें। अच्छा चलें, ठीक है। लेकिन अब आप अपने उम्मीदवारों का बताएं, कब तक को पता चलेगा? कोई दरखास्तें मौसूल हो, कोई आपका बोर्ड बैठे, कोई चीजें फाइनल हो, को पता चले कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना? मैं तो उस बोर्ड में नहीं हूं, लेकिन जो टिकटिंग का है, लेकिन इतनी मेरी मालूमात जरूर हैं कि काफी सारा वर्क उस पर होमवर्क हो चुका हुआ है और बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिस पे इमरान खान साहब जो है वो अपने जेल से जाने से पहले भी होमवर्क कर चुके थे, खासकर पंजाब। लेकिन बाकी की जितनी भी हैं और पहली वाली भी, आखिरी जो है गो अहेड वो हमारे फाउंडिंग चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब
साबिक वज़ीर आज़म साहब का, उनका होगा। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, उसमें से तो देखिए, उसमें से बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं पीटीआई, बड़े आपके की रहनुमा, जिनके मुतालिक जी था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे पीटीआई की तरफ से, वो पीटीआई के अंदर नहीं है, तो उनकी रिप्लेसमेंट है पीटीआई के पास। कैंडिडेट रहमान नजर साहब इज नो इशू, इंशाल्लाह एक की बजाय 10 बंदे तैयार हैं और एक गिरेगा दूसरा आएगा। तो पॉलिसी ये है कि देखें, जो लोग पार्टी के साथ खड़े रहे हैं मुश्किल वक्त में, अगर उनको कोई मसला होता है, उनके फैमिली मेंबर को भी हम प्रेफर करेंगे कि, लेकिन अगर कहीं ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई मेंबर खुदा न खास्ता नहीं होता, वहां हमारी लॉयर कम्युनिटी के लोग होंगे, वो लॉयर्स जो हल्कों में एक्टिव हैं, वहां भी लॉयर्स को हम देंगे। तो ये नहीं है कि सिर्फ हम लॉयर्स को देंगे, उसमें हम पुराने कारकुनों को भी देंगे जो खड़े रहे हैं, जो वहां जिनका वर्क है, जिन्होंने स्टैंड लिया। वैसे इंशाल्लाह हम वैसे आप से अली मोहम्मद साहब करके दिखाएंगे जी। अच्छा, इस पे भी काफी बात हो रही है, आप तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के साथ शुरू से मुंसलिक हैं, लेकिन आप वकील भी हैं, लेकिन हमने देखा बहुत सारे वकला अब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का एक फेस बने हुए हैं मीडिया के ऊपर भी और कोर्ट के अंदर भी, जहां पर खान साहब के कानूनी मामला जो है वो चल रहे हैं। तो आप जैसे लोग जो तहरीक इंसाफ के पुराने शुरू से तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उनके लिए ये काबिल कबूल है कि खान साहब जो है वो वकला को आगे कर रहे हैं, वकला की नुमाइंदगी तहरीक इंसाफ, इस वक्त तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी वकला कर रहे हैं? देखिए, सियासत में कभी दिल को तंग नहीं करना चाहिए। ये पूरा पाकिस्तान हमारा कुंबा है। इस वक्त इस मुश्किल में जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है वो हमारा भाई है, हमारी बहन है, और काले कोट ने तो मुल्क बनाया है। और मैं तो ज़ाहिर इसलिए भी सपोर्ट करता हूं कि मेरा अपना भी जो है एक पुराना सा काला कोट मेरे पास भी है और यही बात वो एक अदालत में जज साहब ने मेरे से पूछा, जब दहशतगर्दी के दबे मेरे पे लगी, मेरे से पूछा जज साहब ने मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो। मैंने अपने भी आर्गुमेंट, कुछ मेरे वकला ने, कुछ मैंने आर्गुमेंट्स खुद भी दिए। मैंने कहा मैंने काला कोट पहना है, आपने भी पहना है, और पीछे जो तस्वीर लगी है टाइप की तस्वीर की है, इसने भी काला कोट पहना है, तो आपसे मैं इंसाफ की तवक्को करता हूं। तो मुझे अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने करम किया, उस केस से निकला। तो वकला वो तबका है जो मुश्किल में खड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि हम हर वकील को टिकट देंगे, लेकिन जिसकी थोड़ी भी अपने हल्के में एक्टिविटी है, इंशाल्लाह हम वकीलों को सपोर्ट करेंगे। और वकीलों ने इमरान खान साहब का जो है सर जो है फख्र से बुलंद किया। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का कोर, देखिए अली भाई, तहरीक इंसाफ का कोर वोटर, सपोर्टर और आप जैसा जो रहनुमा है वो ऑन बोर्ड है इस फैसले के साथ। मैं तो रहनुमा नहीं हूं, मैं तो कारकुन ही भला, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उस हल्के में हमारा पुराना कारकुन होना चाहिए। मेरी तो यही तजवीज होगी। लेकिन अगर वहां कोई ऐसा बंदा आपका अब नहीं रहा जो इलेक्शन के लिए खड़ा था, अब नहीं रहा या सीट छोड़ के चला गया, तो वहां फिर जरूर हम लॉयर को वहां प्रेफर करेंगे। और वो हल्के जहां एक लॉयर है, एक्टिविटी भी है, पार्टी के साथ भी खड़ा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ज़ाहिर है वो लॉयर बंदेगा। लेकिन पुराने कारकुनों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे इंशाल्लाह, जो 25-26 साल से खड़े हैं। लास्टली मुझे बताइए, तहरीक इंसाफ इस वक्त अब जबकि इंतखाबात में जारी है, नए चेयरमैन भी आपके आगे हैं, केयर टेकर चेयरमैन है, लेकिन तहरीक इंसाफ स्टेक होल्डर्स के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए, इस दर्जा हरारत को कम करने के लिए तहरीक इंसाफ तैयार है, आमादा है कि इस वक्त बातचीत हो, मामलात को जो है वो दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए इंतखाबात से पहले, ताकि इंतखाबी एक्सरसाइज हो सके, हिस्सा लिया जा सके? क्यों नहीं, व्हाई नॉट। कोई हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अपना इदारा है, लेकिन किसी शॉर्टकट या रिलीफ के लिए नहीं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कि एक आजाद शफाफ इलेक्शन हो। और मुस्तकबिल में हमारी अगर हुकूमत बनती है इंशाल्लाह, तो हमने इन इदारों को साथ लेके चलना है। हमारे ही दस्त बाजू हैं, जो गलतफहमियां हैं रहमान साहब, मेरे ख्याल में वो दूर होनी चाहिए। दोनों तरफ महबूब वतन लोग हैं, और मैं जिस इमरान खान साहब को जानता हूँ वो मेड इन पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से और पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करने वाला आदमी है। अच्छा, तो आपके ज़हन में क्या तरीक़ाकार क्या हो सकता है? आप जिस तरह से कह रहे हैं गलत फहमियां हैं, इनको किस तरह से दूर किया जा सकता है? वामरुहुम शूरा बैनहुम, अल्लाह फरमाते हैं कि जब मुश्किल होती है, मसला आता है, मामलात होते हैं, तो बैठ के मशवरा करते हैं। तमाम लोगों को बैठ के मशवरा करना चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए। किसी को दीवार से लगा के, चाहे हम है चाहे कोई और, दीवार से लगा के मसला हल नहीं होगा। मैं तो इस बात का 3 साढ़े 3 जेल से निकला हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं
कि बलोचिस्तान के दूर पार किसी इलाके में एक सीट लेने वाली जमात है, उसको भी साथ बैठाओ, फिर मुल्क आगे जाएगा। अच्छा, ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के हवाले से। ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने आज पेशावर का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह से मुतासिर करें, इसलिए उनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि कलअदम TTP को मुआशरे और रियासत का दुश्मन समझते हैं, रियासत की बका के लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। दूसरी जानिब एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक एशिया पैसिफिक फोरम का यह कहना है कि अफगानिस्तान इस वक्त आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन चुका है। अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत लगभग 53 ममालिक में दहशतगर्दी फैला रही हैं। इन तंजीमों में TTP समेत अलकायदा, जमातुल अहरार, हिजबुत तहरीर, जंदुल्ला, IMU और बलोच ग्रुप्स भी शामिल हैं। एशिया पैसिफिक फोरम ने यह भी कहा है कि साल 2020 के बाद से TTP के हमलों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता बरस TTP के 317 हमले हुए, जिनमें 389 पाकिस्तानी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की एक खाली रिपोर्ट में भी अफगान तालिबान के दौर में खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने का इंकशाफ करते हुए यह बताया गया है कि दोहा मुआहदे में तालिबान की तरफ से दहशतगर्द ग्रुपों को तोड़ने और दीगर ममालिक के लिए सलामती का खतरा ना बनने के वादे पूरे नहीं हुए। दूसरी जानिब रोजनामा जंग में सहाफी उमर चीमा की खबर में यह इंकशाफ किया गया है कि अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते रहे। उन्हें 5 साल के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया था, जो उन्होंने कई ममालिक बिलखसूस कतर जाने के लिए भी इस्तेमाल किया। कतर में उन्होंने अमरीकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी किए थे, जिसके नतीजे में दोहा मुआहदा सामने आया था और अमरीका का अफगानिस्तान से इनखला मुमकिन हुआ था। खबर में यह भी कहा गया कि मामले की इंक्वायरी कराई गई, जिससे पता चला कि पासपोर्ट PTI दौरे हुकूमत में पेशावर से जारी किया गया था, जबकि सिराज हक्कानी को पासपोर्ट जारी करने वाले 2 ओहदेदारान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी मामलात हैं, ये बाहर सूरत अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से मामलात चलाए जा रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। देखना यह है कि ये जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की वापसी का अमल है और खास तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामले पर अफगान हुकूमत क्या रद्द-ए-अमल देखती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची में गुज़िश्ता रोज फिर आतिशज़दगी का एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी ने रहायशी इमारत को लपेट में ले लिया और आग से झुलस कर जो अब तक की इतलात है 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 50 से ज़ायद दुकानें जल गईं। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती कराची ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज वहां पर कायम फर्नीचर की दुकानों में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। इस वाक़े से मुतालिक चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद ने कहा कि बिल्डिंग में कोई फायर फाइटिंग का सामान मौजूद नहीं था, बिल्डिंग में कोई हंगामी इखराज का रास्ता भी नहीं था और उनका यह भी कहना था कि फायर ब्रिगेड को ताखीर से इतला दी गई। आग से मुतासरा इमारत के रिहायशियों को जो है वो रिहाइश की इजाजत दे दी गई। SSP सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने कहा कि टेक्निकल कमेटी ने मुतासरा इमारत में जो है वो रिहाइश की इजाजत दी है और जो 4 मंजिलें हैं वो रिहाइश के काबिल हैं। दूसरी जानिब एडिशनल डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा है कि आग से इमारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा, वहां पर जो मौजूद फ्लैट हैं वो महफूज हैं। ग्राउंड फ्लोर को नुकसान हुआ है जिससे मुरम्मत की जरूरत है। गुज़िश्ता माह भी कराची के शॉपिंग मॉल में आग लग गई थी, जिससे 11 अफराद हलाक हो गए थे। ये आतिशज़दगी के वाक़यात क्या हैं, खासतौर पर इस वाक़े पर अभी जो है वो क्या फॉलो अप है, हमारे नुमाइंदे नईम खानज़ादा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नईम, अभी तक क्या पता चला है, जो रिपोर्ट को मुरतब की जा रही है कि ये जो हालिया वाक़या है आयशा मंजिल वाला, ये किस तरह से पेश आया और क्यों जो नुकसान है वो इस कदर हुआ और इसको फैलने से नहीं रोका जा सका?
देखिए रहमान, इसमें जो है वो अब तक हतमी तौर के ऊपर जो कोई ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट होती है कि जो सरकार की जानिब से आता है, कमिश्नर कराची जो है वो दे सकते हैं, या वज़ीर आला सिंध जो है निकरा वो उनकी जानिब से कोई रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। लेकिन यहाँ जो इब्तदाई तौर के ऊपर जो हमारी फायर ब्रिगेड हुक्काम से जो हमारे को जो इब्तदाई तौर के ऊपर जो इत्तलात या जो इंफॉर्मेशन मिली है वो, और डिप्टी कमिश्नर की जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल जो है मुतज़ाद है। उनका शॉर्ट सर्किट का कहना है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, जबकि हमारी जो फायर ब्रिगेड हुक्काम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक सिलेंडर की दुकान और सिलेंडर के तौर के ऊपर काम हो रहा था और उसके करीब ही जो है वो फॉर्म वगैरह और कुछ कपड़ा था और एक छोटी सी एक आग थी। लेकिन वो आग देखते ही देखते उसके साथ जो मैट्रेस, जो बहुत बड़े गोदाम बने हुए हैं यहाँ पर, वो एक मैट्रेस को आग लगी और उसके बाद उस आग को जो है उसने दूसरी दुकान को लपेट में लिया और देखते ही देखते चंद मिनट के अंदर जो है वो ये आग जो है वो दुकानों के अंदर फैली और दुकानों के साथ फैलते फैलते ऊपर गई है। और जो बेसमेंट के अंदर है, बेसमेंट के अंदर जो पूरे के पूरे गोदाम बने हुए, बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मैट्रेस रखे हुए वहाँ पर, और उनमें जो आग जब फैली तो उसका जो शोले थे वो इतने बुलंद थे कि उसके बाद जो है वो दूसरी तीसरी चौथी मंजिल तक जो है वो आग जो है वो चली गई। लेकिन हतमी रिपोर्ट आने के बाद ही तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो इसके अंदर आगाही दी जा सकती है। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है वो फायर स्टेशन है सोराब गोट का। लेकिन ये शारा पाकिस्तान इंतहाई कराची की जो मसरूफ तरीन जो शारा है उनमें से है, और जिस मुकाम पर हम मौजूद है रहमान, यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद के अंदर जो है वो तमाशबीन जो होते हैं, जो इस तरह के जो वाकयात हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर मौजूद हो गए और फायर टेंडर तकरीबन 400 मीटर के फासले के ऊपर मौजूद था और वो नहीं आ सका, और जिसकी वजह से ये आग देखते देखते फैली और ये पूरे के पूरे 74 फ्लैट्स और उसके तकरीबन 150 से ज्यादा जो दुकानें थी वो मुतासिर हुई उसके साथ। जी अच्छा, नहीं, इससे पहले जो मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था उसके बाद भी निगरान वज़ीर आला की तरफ से जो सेफ्टी ऑडिट था उसका हुक्म दिया गया था। मेयर कराची ने भी कहा कि हम भी अपने तौर पर तमाम इमारतों को चेक कराएंगे, अगरचे उन्होंने कहा कि ये शॉपिंग मॉल उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता, लेकिन ये कुछ सेफ्टी ऑडिट्स हुए भी उसके बाद, और या क्या अभी हो रहे हैं, उस हवाले से कोई अहकामात दिए गए हैं या नहीं? देखिए, अभी तक तो उसका जो है वो सिर्फ ऑडिट हो रहा है, लेकिन हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुत के जरिए और आपके प्रोग्राम के जो नाज़रीन हैं उनको एक हम बड़ी खबर से जो है वो आगाह करते हैं। वो ये कि इसकी नेग्लिजेंस से आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची को किस तरह से चलाया जा रहा है। कराची के जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं फवाद गफ्फार सोमरो साहब, उन्होंने 11:30 बजे गुज़िश्ता रोज़ 11:30 पौने 12 बजे के टाइम फायर ब्रिगेड के हुक्काम को बोला कि आप लोग बाहर निकलें। तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी कूलिंग का अमल जारी है और उसमें कई घंटे लग सकते हैं, रात के 3 से 4 बजे तक कूलिंग का अमल जारी रहा। उनका ये कहना था कि रेस्क्यू 1112 के जो डायरेक्टर हैं आबिद साहब, उनकी जानिब से इसको मखदूश करार दे दिया गया है, जबकि कुछ मीडिया ग्रुप्स ने जो है उसको चलाना भी शुरू कर दिया कि मखदूश करार दे दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उससे अंदाजा लगाना जो है वो मुश्किल नहीं है कि इस शहर के अंदर जो है वो आला हुक्काम जो है वो किस नौयत के हैं। 1112 गैर तरबियत याफ्ता लोग हैं, सिर्फ 3 उनके पास फायर टेंडर हैं और वो सिर्फ इक्विपमेंट है, उस पर लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा वो काम करने के लिए, लेकिन फायर ब्रिगेड हुक्काम जो था वो यहाँ पर घुसे अंदर हमारे साथ, और हम भी जो है वो बेसमेंट तक गए थे, लेकिन वहाँ हमारी हालत गैर हुई और हम वहाँ से निकले। तो सेफ्टी मेजर्स के हवाले से अगर देखा जाए तो शहर के अंदर किसी किस्म का भी कोई हमें इकदाम देखने में नहीं मिल रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वो 11:30 बजे पूरा फायर ब्रिगेड के जो अगर अमला बाहर निकलता तो उसके बाद जो है वो कूलिंग का अमल कैसे होता, और फिर अगर वो आग अगर दोबारा अगर वो फ्लैटों तक चली जाती तो बहुत मुतासर होता। ये भी बता दें आपको कि एक अच्छी खबर ये है इसके अंदर कि 74 फ्लैट हैं, 74 फ्लैट में से सिर्फ 2 फ्लैट ऐसे हैं जो मुतासर हुए हैं, जबकि 72 फ्लैट्स को जो है वो उसमें जो है वो तमाम चीजें जो है वो महफूज हैं, और उस अंदर कुछ चोरी की इत्तला जरूर मिली है कि कुछ फ्लैट्स के अंदर जो है वो कुछ चोरियां हुई हैं। जी तो अभी ये बाकी फ्लैट्स के हवाले से क्या, क्योंकि खबर तो ये है कि इनको करार दिया गया है रिहाइश के लिए कि ये ठीक है, तो लोग क्या वापस इनमें चले गए हैं, और इनकी हालत के हवाले से किस तरह से ये नतीजा अखज़ किया गया है कि अब कोई मसला नहीं है अगर इनमें लोग वापस चले जाएं? जी बिल्कुल, इसकी एक डेंजरस कमेटी बनी हुई है और उसके जो डायरेक्टर हैं विनीत शब्बीर हैं, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं। उसके साथ साथ जो है वो कराची के जो अहम जो बड़े नामवर जो है वो इंजीनियर्स वो उस कमेटी का हिस्सा हैं। वो तमाम लोग इस तरह के जो वाकयात हो जाते हैं उस कमेटी के बाद उसके अंदर जाके उन्होंने पूरा मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद तमाम कॉलम्स वगैरह उनकी बिल्डिंग्स वगैरह की जो हालत होती है उसको देखा जा सकता है। उसके बाद अच्छा रहमान, हम ये भी बता दें अपने नाज़रीन को कि ये जो कराची के अंदर जो है वो दिसंबर, जनवरी
और के जो महा जो है इसके अंदर जो है आग की शिद्दतों में जो है वो इजाफा होता है, लेकिन उसके लिए जो है वो किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं होते। अगर रोजाना की बुनियाद पर कराची के अंदर 6 से 7 आगे लगती हैं, लेकिन दिसंबर में जनवरी के अंदर इन आगों के अंदर जो है वो मजीद इजाफा हो जाता है, जो 1 दर्जन और इससे ज्यादा भी बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात जो है वो फायर ब्रिगेड रोजाना की बुनियाद पे 20-20, 25-25 आगों के ऊपर जो है वो उसके ऊपर अटेम्प्ट करते हैं। तो इसलिए कि जो चीजें खुश्क हो जाती हैं उसके बाद जो है वो इसलिए कि और यहाँ पर जो आग लगने की जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये थी कि जो आग को जो लपेट में सबसे ज्यादा जो लिया गया वो फॉर्म थे। फॉर्म बिल्कुल सेम लाइक जो होता है वो पेट्रोल की तरह होता है, जिसको सिर्फ आग का सिर्फ एक शोला दिखाया जाता है और उसके बाद वो तेजी के साथ जो है वो पूरे के पूरे फैल लेता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे याद देखा गया कि इस तरह की जो है वो बेतहाशा हजारों की तादाद से जो है वो कराची के अंदर इमारतें हैं, उसके अंदर जो है एग्जिट नहीं है, सेफ एग्जिट जो फायर के बाद जो होता है कि सेफ एग्जिट होना चाहिए, पीछे सीढ़ियां लगाई जाती हैं जिस तरह के दीगर जो जदीद ममालिक के अंदर देखा होगा कि पुरानी बैक साइड के ऊपर सीढ़ियां होती है कि वो खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो वहां से निकल जाए। फायर अलार्म नहीं है यहाँ पर किसी किस्म के, फायर के जो बॉक्सेस होते हैं वो हमने कहीं किसी भी इमारत के अंदर जो है वो शादिर नादिर हमें कोई नजर आते हैं, लेकिन उसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस के लिए किसी किस्म का भी किसी सतह के ऊपर भी शहर के अंदर कोई हमें काम करता हुआ नहीं दे रहा। और उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कराची के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि चेन ऑफ कमांड नहीं है किसी के पास, कि यहाँ पर अगर कोई किसी किस्म के पास भी एक अथॉरिटी होती है। अब यहाँ पर जो था, यहाँ पर फायर ब्रिगेड अपने तौर से काम कर रहा था, बहरिया के जो फायर टेंडर थे वो अपने तौर से काम कर रहे थे, उसके साथ साथ जो है और दीगर जो रेस्क्यू 1112 का था वो अपने तौर से काम कर रहा था। तो चेन ऑफ कमांड की भी बहुत सख्त जरूरत है शहर के अंदर कि इस तरह के कोई इंसिडेंट हो, कोई वाकयात हो तो उसके अंदर कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो उनको सूरत हाल को कंट्रोल कर सके, वो इसका रिस्पांस जो है वो दे सके। नईम खान ज़ादा, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे, वो इस वाक़े को कवर कर रहे थे, किस तरह से ये मामला हुआ और अभी इसके ऊपर इस वक्त क्या फॉलोअप है, क्या सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।